हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण हेडिंग यहाँ पर बनाई गई है वो है जीत गई जिंदगी। आपको पता होगा कि किस तरीके से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन में फंस गई थी, यानी कि उसमें जो 8 राज्यों के 41 मजदूर थे वो फंस गए थे। तो सिल्क यारा में ये सुरंग थी जिसमें 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे 41 मजदूर इसमें फंस गए थे। तो इसमें सबसे जो जंग को मंजिल तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से इसमें जूझी हुई थी, पूरी ताकत झोंक दी थी उन्होंने इन 41 लोगों को बचाने के लिए। वहीं पूरा देश भी श्रमिकों की कुशलता की दुआएं कर रहा था। तमाम बाधाओं को पार करते हुए लगभग 400 घंटे तक ये अभियान यानी कि बचाओ अभियान चलता रहा और आखिरकार जिंदगी की जीत हुई और सुरंग में कैद श्रमिकों ने खुली हवा में सांस ली। भारत माता की जय का उद्घोष हुआ, आतिशबाजी हुई, क्योंकि सकुशल श्रमिक बाहर आ गए थे। यह देश का ऐसा पहला बड़ा अभियान है जो इतनी लंबी अवधि तक चला। सभी पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इसमें 12 नवंबर को दीपावली के दिन भूस्खलन के कारण जो श्रमिक थे वो इसमें फंस गए थे। जब 57 मीटर की जो निकास सुरंग आखिरी स्टील पाइप मलबे को भेद कर अंदर फंसे श्रमिकों तक पहुंचा तो सभी खुशी से झूम उठे। सभी बाधाओं को पार करते हुए श्रमिक बाहर आए और श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान निकास सुरंग से भीतर दाखिल हुए तो मालूम चला कि जिस स्थान पर पाइप आर पार हुआ है वहां पानी जमा था। ऐसे में पाइप को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि पानी या ऊपर से ताजा मलबा आने की दशा में श्रमिक सुरक्षित रहें। इसके बाद निकासी सुरंग में 3 मीटर पाइप और जोड़ा गया और उसे आगे ढकेला गया। इस काम में करीब 3 घंटे और लग गए। सभी व्यवस्था पुख्ता किए जाने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान फिर से सुरंग में दाखिल हुए और बिना समय गंवाए एक एक कर श्रमिकों को बाहर निकालना शुरू किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, कनाडा नहीं अमेरिका जांच में सहयोग कर रहा भारत। कनाडा नहीं अमेरिकी जांच में सहयोग कर रहा भारत। वर्मा, तो ये कनाडा में जो भारत के उच्चायुक्त हैं संजय वर्मा, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ खालिस्तान के जो मुद्दे हैं, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की जो कोशिश का मामला सामने आया है और ये मामला खुद अमेरिका सामने लेकर आया था कि पन्नू की हत्या की जा सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए भारत को, तो उसमें जो जांच है उसमें भारत अमेरिका को सहयोग तो कर रहा है, लेकिन जो निज्जर की हत्या थी उसमें कनाडा ने कोई सबूत भारत को नहीं दिया, इसलिए भारत उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। कनाडा के न्यूज़ चैनल सीटीवी न्यूज़ से बातचीत में वर्मा ने ये बातें कही हैं। हाल ही में ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और दावा किया था कि अमेरिका ने अपनी धरती पर भारत से वांछित आतंकी पन्नू की हत्या करने की साजिश को विफल कर दिया है। इसके अनुसार अमेरिका ने पन्नू की हत्या की कथित साजिश के संबंध में भारत को चिंताओं से अवगत कराया था। इससे पहले सितंबर में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आतंकवादियों से जुड़ाव का पता चला तो 24 घंटे में फ्रीज होगी संपत्तियां। आतंकवाद और आतंकी पीड़ित से तार जुड़े होने के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी द्वारा नामित व्यक्तियों, इकाइयों या संगठनों की संपत्तियों को अब यूएपीए और डब्ल्यूएमडी एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर फ्रीज किया जा सकेगा। सरकार ने नियामकों और जांच एजेंसी को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देश के अर्थतंत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन का पता लगाने का काम करने वाली वित्तीय खुफिया इकाई को द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अनफुलफिल एक्टिविटीज एक्ट 2005 के तहत ऐसी इकाइयों या संगठनों की पहचान करने, अधिसूचित करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। अगर हम सरकारी रिकॉर्ड की बात करें, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम 1947 की धारा 2 के तहत यूएनएससी प्रस्ताव 1718/2006 में एवं 2231
2015 और उनके बाद के प्रस्तावों के तहत अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार यह कानून बनाया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने देश की नियामकों, जांच एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों और राज्य की पुलिस एजेंसियों को पिछले महीने निर्देश जारी कर 2005 के कानून को लागू करने की प्रक्रिया विस्तार से बताई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अपने हिस्से का पूरा भुगतान करे दिल्ली सरकार। अब ये इस न्यूज़ को हमने लगभग एक हफ्ते पहले डिटेल से डिस्कस किया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, तो सबसे पहले आप ये जानिए RRTS क्या है। जो NCR में जो राजधानी को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए एक रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी, वही है RRTS परियोजना। इसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है, रेलवे का भी है और केंद्र सरकार का भी हिस्सा है। हालांकि मथुरा यानी यूपी में जो मथुरा से जोड़ा जाएगा, मेरठ से जोड़ा जाएगा, वो तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जब दिल्ली इसमें सहयोग नहीं कर रही है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा देना है 480 करोड़ रुपए का, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने RRTS परियोजना के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि न दिए जाने का आरोप लगाने वाली अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये बातें बोली और बोला कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पैसे का भुगतान न करने के लिए कड़ी फटकार तो लगाई थी, लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार शायद जागी नहीं है। अगर वो भुगतान नहीं करते हैं तो उन्होंने जो अपने जो प्रचार के लिए, ऐड के लिए 580 करोड़ रुपए का बजट रखा है, उसमें कटौती करके उससे वसूली की जाएगी, यानी कि 480 करोड़ रुपए इससे निकाल लिए जाएंगे। और अगर जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट अगर निर्णय देगा तो दिल्ली गवर्नमेंट को ये पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नौसेना को मिलेगा एक और स्वदेशी विमान वाहक पोत। देखिए रक्षा खरीद बोर्ड यानी कि DPB ने दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत से संबंधित भारतीय नौसेना के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण पर करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी गतिविधियां काफ़ी आक्रामक हो गई हैं। भारतीय नौसेना इस विमान वाहक पोत के जरिए चीन की नौसेना की चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकती है। इस विमान वाहक पोत को IAC द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि खरीद प्रस्ताव जल्द ही रक्षा अधिग्रहण परिषद के सामने रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अफसरों की उपलब्धियों के प्रचार कराने पर रोक लगाने से इनकार। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी पत्र और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी। इन प्रपत्रों में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए अफसरों का इस्तेमाल करने का उल्लेख था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और कहा कि वह पब्लिसिटी इंटरनेशनल लिटिगेशन पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। भूषण ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसमें सत्तारूढ़ दल आगामी चुनाव में लाभ पाने के उद्देश्य से अपने कार्यों का प्रचार करने में कथित रूप से अधिकारियों का इस्तेमाल करना चाहता है। न्याय तक समान पहुंच की राह में अंग्रेजी भाषा और खर्च बड़ी बाधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल और वहां का खर्च न्याय तक समान पहुंच की राह की बड़ी बाधा है। उन्होंने इन बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया। वे यहां कमजोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना, ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लोगों के बीच जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया जा सके। उन्होंने कहा कि समानता न सिर्फ न्याय की बुनियाद है बल्कि उसकी एक जरूरी शर्त भी है। बहुत समय हो गया जब दुनिया ने यह घोषणा की थी कि सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या हम सभी को वास्तव में न्याय तक समान पहुंच दे पा रहे हैं? भारत के पास
है अभी 2 विमान वाहक पोत। गौरतलब है कि देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को सितंबर माह में प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना को सौंप दिया था। तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विमान वाहक पोत में विशिष्ट वायु रक्षा नेटवर्क और जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली है। INS विक्रांत पर 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को रखने की क्षमता है। पोत के जलावतरण समारोह में मोदी ने इसे तैरता हुआ शहर कहा था और इसे रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने का प्रतिबिंब बताया था। वर्तमान में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। INS विक्रमादित्य रूसी मूल का पोत है। इसमें 2300 से अधिक कक्ष हैं जो लगभग 1700 लोगों के चालक दल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष केबिन भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करेगा नासा। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा है कि उनका संगठन अगले वर्ष के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगा। 1 सप्ताह के लिए भारत यात्रा पर आए नेल्सन ने भारत को स्पेस की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेल्सन की यह यात्रा NICSR स्पेसक्राफ्ट की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है। यह भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों का पृथ्वी की निगरानी का साझा उपक्रम है जिसे अगले वर्ष लॉन्च किया जाना है। इस समय यह परीक्षण और एकीकरण के दौर से गुजर रहा है। इसे नाइसार भी कहा जाता है। यह नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का संक्षिप्त रूप है। यह पहली बार है जब दोनों एजेंसियों ने अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन के हार्डवेयर के लिए आपस में हाथ मिलाया है। राजनाथ सिंह ने INS इम्फाल के क्रेस्ट का किया अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय नौसेना की INS इम्फाल के क्रेस्ट यानी कि शिखा का अनावरण किया है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई ने 20 अक्टूबर को यह युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा था। दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में अनावरण समारोह हुआ। INS इम्फाल 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत निर्मित 4 युद्धपोतों में से तीसरा युद्धपोत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। त्योहारों में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री। देखिए, मजबूत मांग के चलते इस त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अगर हम बात करें, नवरात्रि से ये सीजन स्टार्ट होता है और दीपावली के बाद तक चलता है, तो 42 दिनों का इसमें पूरा लिया जाता है, दिनों की गिनती की जाती है, जिसमें 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन के दौरान यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 10% बढ़कर 5,47,000 इकाई हो गई है। इकाई मतलब कि एक कार मान लीजिए 1 इकाई हुआ। इस दौरान दोपहिया वाहनों का पंजीकरण साल दर साल 21% बढ़कर 98,93,107 इकाई हो गया है, जो 2022 में 23,96,665 इकाई था। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि कई श्रेणियों में जहां रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई, वहीं दोपहिया वाहनों की खरीदारी में ग्रामीण क्षेत्रों की अच्छी हिस्सेदारी रही है। 42 दिनों की अवधि में वाणिज्यिक वाहन की बिक्री साल दर साल 8% बढ़कर 1,23,784 इकाई हो गई है। चीन को पछाड़कर भारत बनेगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास का केंद्र। हिंद प्रशांत क्षेत्र की क्रेडिट स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट में S&P ने कहा है कि आगामी वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त रहेगी तो भारतीय आर्थिकी चुस्त दिखेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास से साफ है कि अब हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास का केंद्र चीन नहीं बल्कि भारत बनने जा रहा है। S&P ने कहा है कि वर्ष 2023 में चीन की विकास दर 5.4% रहेगी, जबकि 2024 में यह कम होकर 4.6% रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है। डिजिटल भुगतान की तेजी के लिए साइबर सुरक्षा जरूरी। देखिए, कोरोना काल में क्या हुआ था कि एक अपील की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, RBI द्वारा, कि आप डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दीजिए। उस समय तो ये हालात थे कि अगर नोट
या चेंज लेते थे, सिक्के लेते थे, तो भी आपको छूने में डर लगता था। डिजिटल भुगतान वहीं से जोर पकड़ा और आज के समय में भारत डिजिटल भुगतान विश्व में सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो केंद्रीय बैंक ने भारत में नगद बनाम डिजिटल भुगतान लेन देन पर जारी एक अध्ययन पत्र में आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने कहा कि उनके पास रखने के लिए नकदी की अहमियत बनी रहे। ये आज भी कुछ लोगों की सोच है, यानी कि कुछ लोग कैश रखना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैश्विक रुझानों के अनुरूप भारत में भी महामारी के कारण मुद्रा की मांग बढ़ी थी। इसके पीछे मुख्य वजह ऐतिहासिक तौर पर कुछ नकदी अपने पास रखने की जरूरत थी। महामारी के समय डिजिटल भुगतान को मिली रफ्तार को बनाए रखने के लिए भुगतान के किफ़ायती तरीकों और मांग और एवं आपूर्ति पक्ष से प्रासंगिक स्वीकृति का बुनियादी ढांचा तय करने वाले प्रयासों की जरूरत है। इसके अलावा स्मार्टफोन और इंटरनेट संपर्क जैसे समर्थनकारी घटकों तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करना भी जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। भारत को मिलने वाले प्रेडेटर ड्रोन्स में फ्रांस की मिसाइल लगाने का प्रस्ताव। भारत को मिलने वाले MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स में फ्रांस की खतरनाक मिसाइल ब्राइमस्टोन को लगाया जा सकता है। यूरोपियन रक्षा कंपनी MBDA का कहना है कि वह अपनी मिसाइल ब्राइमस्टोन को भारत को मिलने वाले MQ-9B प्रेडेटर सशस्त्र ड्रोन पर एकीकृत करने की संभावना पर विचार करने के लिए तैयार है। MBDA की ब्राइमस्टोन मिसाइल की जो लंबाई है वो करीब 2 मीटर है। इसमें आधुनिक एयरफ्रेम और अपडेटेड सॉफ्टवेयर लगाया गया है। इसे ज़मीन से लेकर हवा तक से लॉन्च किया जा सकता है। ज़मीन से लॉन्च करने पर इसकी मारक रेंज जो है वो 13 किलोमीटर तक है। इसके दायरे में आने वाले दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। अगर एयरक्राफ्ट को इसे फायर किया जाए तो इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक हो सकती है। विश्व यूरोप से कहीं अधिक बड़ा है। रूसी विदेश मंत्री, देखिए रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर के बयान को दोहराते हुए कहा कि विश्व जो है वो यूरोप से कहीं अधिक बड़ा है। वह मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वैश्विक संरचना में बदलाव, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के उत्कर्ष के दौरान बहुध्रुवीय की बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बहुध्रुवीयता इस मायने में अलग है कि इसमें वास्तव में वैश्विक अनुपात हासिल करने का मौका है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांत पर निर्भर है, यानी राज्यों की संप्रभुता, समानता। इससे पहले वैश्विक महत्व के निर्णय देशों के एक छोटे समूह पश्चिम की ओर से संचालित हो रहे हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 29 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।